ठीक है गाइस। तो जो हमारे इस क्लास का एजेंडा था दैट वाज कि सबसे पहले मैं एक सेक्शन सी का क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का कराऊंगा, सो दैट यू ऑल गेट टू नो कि इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हमें कैसे करना है। सो जो इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस बनाई हुई है गाइस, वो जो वीडियोस हैं दोज रिलेट्स टू हमारे जब कंसोलिडेशन होता है कुछ होता है, तो वो वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं दोज आर ओके। बट एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा था, आई वाज लुकिंग एट अ क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज गुड। थोड़ा सा अलग है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट, थोड़ा सा अलग है, 2022 में आया हुआ है। सो आई ट्राई कि हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करें एंड यू गेट टू नो कि कैसे एक इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे कैसे हमें चीजें लिखने हैं, कैसे कैसे हमें उसको समझना है। तो मैं पूरा वर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एंड ऑल्सो स्टार्ट टाइपिंग अलॉन्ग विद, सो दैट यू गेट टू नो कि कैसे कैसे चीजें हमें वहां पे लिखनी है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो। मैं एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन 230। ये सो दिस इज 231 वीनस ग्रुप, जो ये मार्च जून 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। प्लीज मुझे कंफर्म करो गाइस, सबको क्वेश्चन विजिबल है ठीक से? मैं अभी लेफ्ट साइड पे सबको क्वेश्चन गाइस विजिबल है? यस सर। ठीक है। एंड प्लीज गाइस कोशिश करना कि मुझे सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, ठीक है ना? इट्स दिस व्हाट द थिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर जस्ट वन और टू। तो प्लीज कोशिश करना कि मुझे सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करें। यस तो सर। देखो या या जी बोलो। नहीं नहीं, बस बोला था कि दिखाई दे रहा है सर। ठीक ठीक है। सो गाइस अब जो हमारा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो हमारा गारंटी, मतलब अभी तक तो आया ही है and आगे भी हम एक्सपेक्टिंग कि वो आएगा। तो जो हमारा गारंटीड क्वेश्चन सेक्शन सी का हमारे एफआर के पेपर में आता है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे हमें समझना है, कैसे चीजों को एनालाइज करना है। जो मैंने वीडियोस बनाई है वो तो सारी तुम्हें देखनी ही देखनी है, ये मत सोचना कि वो वीडियो स्किप कर सकते हो, ये देख ली बहुत हो गया, नहीं। वो वीडियोस तो देखनी ही देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। लाइव क्लास के लिए मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन चुना है, जहां से तुम्हें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल बेस पे कैसे आंसर देना है वो समझ आएगा। दिस इज नॉट टिपिकल क्वेश्चन जो तुमने अभी तक सिंगल एंटिटी का करा होगा, काफी हद तक है बट नॉट दैट जो बार बार सेम चीज पूछी जाती है जो तुमने देखी होगी। यहाँ थोड़ी सी अलग चीजें हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं वी डोंट हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर, हमें यहाँ से पढ़ना नहीं शुरू करना, वी हैव टू रीड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो सबसे पहली चीज यहाँ से पूछी गई है, बेस्ड ऑन द extracts provided, use the pre-formatted table to calculate the following ratios for Venus company, the Venus group for years ended। हमें वीनस कंपनी और वीनस ग्रुप की रेशियोज निकाले। मेरे को उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आई थिंक अब ठीक है, ये ठीक है फॉन्ट। ये फॉन्ट ठीक है। सो based on the extracts provided, use the pre-formatted table to calculate the recording on pre-formatted table। ये टेबल मैं बना दूंगा यहाँ पे अभी। फॉर रेशियोज हमें निकालनी है वीनस कंपनी एंड वीनस ग्रुप फॉर द ईयर्स 30 जून 2018 एंड 30 जून 2017 रिस्पेक्टिवली। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी शुड इंक्लूड एनसीआई वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, ये है 3 मार्क्स का, तो 3 रेशियोज निकालनी है। बी पार्ट में पहला है, कंप्लीट द टेबल प्रोवाइडेड टू एडजस्ट द वीनस consolidated profit for the year ended this in order to calculate profit for Venus for that year as if acquisition of Luto company had not taken place। Your answer should take into account the information provided in the notes। Your answer should also recalculate the operating profit margin, हमें ये दोबारा से कैलकुलेट करना है। The following pre-formatted table relates to this question and has been replicated in the response area। ये हम बना लेंगे अभी। तो ये इन्होंने बताया हुआ है वीनस कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
और उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, ये हमें कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई, एक सेकंड और स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। Explain why consolidated financial statements, for example, those of Venus Group, are not comparable to single entity, for example, Venus Company, कि हम consolidated और individual statements का comparison क्यों नहीं कर सकते, ये हमें बताना है. This is for 3 marks. तो 4 to 5 points we can give here. And last is, based on your answers of part A and B, A और B मतलब B को भी देख के, comment the comparative performance of Venus Company for year ended this, specially addressing managers comments, कि managers comment को specially हमने address करना है. तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया हुआ है कि एक वीनस कंपनी है, एक लूटो कंपनी है, और वीनस और लूटो कंपनी में वीनस जो है वो पेरेंट है, लूटो कंपनी सब्सिडरी है. अभी तक हमें यही पता है. हमें पहले बोला गया है यहाँ पे कि हमें रेशोज निकालनी है. यहाँ बोला गया है कि हमारे को अगर कंसोलिडेशन नहीं करा होता तो हमारी क्या क्या चीजें आती है, हमें वो निकालने को बोला गया है. और हमें एक चीज बोली गई है कि क्यों कंपैरिजन सिंगल एंड सिंगल का और ग्रुप का साथ साथ कंपैरिजन हम क्यों नहीं कर सकते. और उसके बाद हमें जो नॉर्मली हम इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, दैट मींस रेशियोज का हमें बताना है, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन, और कमीशन सॉरी कमेंट्स. अब हम पढ़ते हैं फटाफट से, अपना क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे और फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. So this scenario relates to 4 requirements. Venus Company acquired 70% of equity share of Luto Company on 1st January 2018. 1st January 2018 को तुम एग्जाम में भी क्वेश्चन करते हो, एग्जाम करते हो, ऐसे हाईलाइट कर सकते हो. 70% एक्वायर किए. On reviewing the consolidated financial statements, the MD of Venus Company was disappointed. कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखे, देखो 1 जुलाई को हमने कंसोलिडेशन करे हैं. On reviewing the consolidated financial statement, the managing director of Venus Company was disappointed, commenting that he had expected to see a higher gross profit margin for 2018 due to the receipt of discounted purchase from Luto Company in post acquisition period. वो कह रहा है, उसने ये बोला है कि मेरे को consolidated statements को देख के अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि जब हम कंपनी परचेज करते हैं, तो हमने जब किसी सब्सिडी को एक्वायर किया है, तो हम वहां से सामान सस्ते में परचेज कर रहे हैं, तो टेक्निकली हमारे तो प्रॉफिट्स और बढ़ने चाहिए. ओके. He has remarked that acquisition of Luto has not had positive impact as expected. कि लूटो कंपनी को एक्वायर करना एक नॉट अच्छा डिसीजन नहीं था, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी को नहीं मिला. ये मैनेजर के कमेंट थे. हमने इस कमेंट को बेस मान के अपनी परफॉर्मेंस बतानी आगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है. देखो यहाँ स्पेसिफिकली बोला हुआ है, जो हमें क्वेश्चन बताना है कि स्पेसिफिकली एड्रेसिंग मैनेजर्स कमेंट. चलो नेक्स्ट पार्ट, the extract from draft financial statement of Venus Group and Venus Company single entity for the year 2017 and 18 are given. तो Venus Company की individual single entity की 2017 की फिगर्स हमें गिवन है. रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. और 2018 जून की हमारे को कंसोलिडेटेड फिगर्स गिवन है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. ये प्रॉफिट हमारा वीनस को भी जाएगा और एनसीआई को, जैसे हम प्रोरेट करते हैं जो हमारा प्रॉफिट है इन एट्रीब्यूटेबल टू ओनर एंड एनसीआई. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें ड्राफ्ट दी हुई है. यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमारे को इक्विटी दी हुई है सिंगल एंटिटी की, ये हमारी इक्विटी है, और ये वीनस ग्रुप की हमारी इक्विटी दी हुई है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, पूरी पूरी बैलेंस शीट नहीं है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद है. और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ. दिस क्वेश्चन केम इन 2022. The acquisition of Luto company has accounted for correctly in the above financial statement. That means consolidated books सही बनी है. And the following notes are relevant. Luto company recognized revenue of 5 million in the post-acquisition period, which results in a profit of 2 million. कि Luto company का post-acquisition जो revenue था, post-acquisition revenue वो 5 million था, which resulted in a profit of 2 million. ठीक है. Since the acquisition, Venus Company is able to acquire goods from Luto Company at discount. ठीक है. This has resulting in saving of 5,000 for Venus Company in post acquisition period. कि post acquisition में Venus Company Luto से कुछ चीजें डिस्काउंट पे लेती थी, उसकी वजह से Venus को इतनी सेविंग हुई. And June 2018 Venus Company had no inventory, तो PORP वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है ही नहीं. The consideration for acquisition consisted of a share exchange and
Additional 5 million to be paid on 1st January 2019. Venus company has cost of capital of 8%, which is equivalent to discounting factor of this. कि ये हमें डेफर्ड कंसिडरेशन के बारे में बताया हुआ है कि एक डेफर्ड कंसिडरेशन है जो हमारी 1 जनवरी को थी, और उसका हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताई हुई है, और हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर आज का बताया हुआ है। ठीक है, तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद वी कैन एडजस्ट उसके अंदर हमारा कि इंटरेस्ट क्या था, डिस्काउंट अनवाइंड कितना था। The fair value of Luto's asset at acquisition were equal to carrying amount except an item of plant. This plant has remaining life of 3 years. मैं इसको highlight कर देता हूँ, remaining life of 3 years. At the date of acquisition, its fair value was 9 lakh above the carrying amount. तो ये उसका revaluation surplus आ जाएगा। Venus company assets are held at historical cost. Venus company historical cost पे है, और subsidiary के हमने revalue करने हैं। All revenue and expenses are deemed to be accrue evenly throughout the year. मतलब कोई भी चीज जो है उसको हम प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकते हैं, कि अगर हमें एक पूरे साल का डाटा दिया है तो हम उसको मंथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। हर चीज इवनली अक्रू हुई है, दैट मीन सारे मंथ्स की इक्वल है, ये उन्होंने एक अजम्पशन होती है। सॉरी गाइस, मेरे ना एक्चुअली विजडम टूथ मेरा आ रहा है, तो काफी पेन है मेरे को, मैंने मेडिसिन वगैरह ली हुई है, तो थोड़ा सा बार बार करना पड़ रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड में इसको ऑटो कोड आ देता हूँ, टेक इट लाइक स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइडेड यूज द प्री फॉर्मेटेड टेबल टू कैलकुलेट रेशियोज। हमें कौन सी रेशियोज निकालने हैं? जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं फटाफट से टेबल बनाता हूँ। टेबल हमें 3 बनेगी, और हमारी 3 रेशियोज है। ठीक है, तो ये आ जाएगी रेशियो, ये आ जाएगी वीनस ग्रुप 20x8, और एक आ जाएगा वीनस सिंगल एंटिटी 20x7। तुम्हें ये चीज एग्जाम में गिवन होगी, डोंट वरी, ये टेबल बनी होगी। बहुत रेयर चांस ऐसा है कि शायद ये ना बनी हो, बट बनी होगी, डोंट वरी, ये बनी हुई है। और यहाँ रेशियोज भी लिखी होगी तुम्हारे को। एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और तीसरी है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मोस्ट लाइकली तुम्हारे को लिखी होगी। अब देखो यहाँ पे पहली बात इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारे को फॉर्मूलाज या एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। ठीक है ना, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख दो। नुकसान कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं है। एक सेकंड का, ओह, कौन स्टूडेंट है? ठीक है, इसका नुकसान कुछ नहीं है, बट अगर तुम लिख दोगे ना, उसे तुम्हें ये फायदा है कि इसको लिखने से ना तुम्हारे मार्क्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाती है, कि थोड़ा सा एक एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को पता है। अनलेस यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तुम लिख दो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। ठीक है, इसको इंटू को तुम एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू अगेन इंटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट इज पीबीआईटी डिवाइड बाय रेवेन्यू टू 100। चलो, ओ सॉरी, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चलो, अब यहाँ पे हम रेशियोज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फिगर्स की। गाइस जल्दी जल्दी मेरे साथ मुझे बताओ यहाँ पे क्या फिगर्स आएंगी, अगर मैं बात करता हूँ जीपी रेशियो की, कंसोलिडेशन में क्या फिगर्स आएंगी, जल्दी से बताओ सारे।
जो अगर आपको 12,500 नहीं मिला 1,500, 12,500 divided 39,000. by 39,000. डिवाइड बाय 39,000 इंटू 100, क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी। 32.05. 32.05. 32.05%। चलो गुड। अब अगर हम सिंगल एंटिटी का देखें जीपी रेशियो, इट इज 11,000 डिवाइड बाय 32,000 इंटू 100। आंसर क्या था बताओ जल्दी। 34.37. 34.37. 4.37%। 38. कोई बात नहीं, चलो अब ऑपरेटिंग सर, प्रॉफिट रेशियो बताओ। रिटर्न यस, ऑन इक्विटी में तो इक्विटी आता है ना डिनोमिनेटर में, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आता ना। नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ही होता है। अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, हाँ दिस रिटर्न इज ऑन इक्विटी। आरओसी ना। हाँ यस यस। सॉरी, मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझ गया। यहाँ पे पीबीआईटी नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा पीएटी आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस। मैं गलती से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे माइंड में चलो। थैंक यू। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला 11,800 डिवाइडेड बाय 39,000 इंटू 100। आंसर बताओ भाई। 30.26. 30.26%। ठीक है, और इसका आंसर बताओ। ये आ जाएगा तुम्हारा 10100 डिवाइडेड बाय 32,000 इंटू 100। 31.56%. ठीक है, 31.56%। ओके, अब बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसी को ले लेते हैं हम, दैट इज 9,800 डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी के लिए मुझे नीचे करना पड़ेगा इसको थोड़ा। ओ इक्विटी में शेयर कैपिटल आ जाएगा, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, एनसीआई, तो टोटल इक्विटी इज 87500। 11.2%. 11.2%। ओके, एंड इसमें क्या आएगा बताओ। यहाँ हमारा इक्विटी है 42,000 और यहाँ है 8,900। सो 8,900 डिवाइड बाय 42,000 इंटू 100, 21.19%. कितना? 21.19%. 21.19%। और ठीक है। रिटर्न ऑन यस, कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी सर। इक्विटी, यही मैंने गलती करी। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, वेरी सिंपल। हमने यहाँ पे रेशियोज निकाल ली, 3 मार्क्स हमारे डन। फॉर्मुलेस भी लिख दिए हमने यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमने दे दी। एग्जाम में फॉर्मेट बना होगा, तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, और चाहो तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दोगे तो थोड़ा सा एक अच्छा हमारा इंप्रेशन जाता है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा बी पार्ट, और ये जो ए बी है ये जरूर लिखना, इसके मार्क्स होते हैं, नहीं लिखोगे तो इसी के मार्क्स कट कर सकते हैं। तो बी का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, मैं इसको लिख दूं बी फर्स्ट पार्ट। Complete the table provided to adjust the Venus consolidated profit for the year ended this in order to calculate profit of Venus for that year as if acquisition of Luto has not taken place. Your answer should take into account the following information provided in notes. Your answer should also recalculate operating profit margin. The following pre-formatted table, अच्छा एक और टेबल इनकी हमारी given है, तो I'll just write यहाँ पे टेबल हमारी। तो this is, I cannot copy, Venus company, ये तुम्हें गिवन होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ consolidated profit, consolidated operating profit, it is 11800। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1, नोट 1, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये हम बाद में लिख देंगे। नोट नंबर 1, देन एडजस्टमेंट नंबर 2, इसमें लिखा है नोट नंबर 2, देन एडजस्टमेंट नंबर 3, नोट 3, सॉरी नोट 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट 4, और वीनस कंपनी
सिंगल एंटिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड लास्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वर्किंग। चलो, ये हो गया हमने जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ, और यहाँ पे 2000 उन्होंने ऑलरेडी माइनस करा हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया है। अब चलो, अब यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है वीनस कंपनी कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने जब देखा था तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वाज हमारा, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज इतना। अब हमें कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारे को पहुंचना है सिंगल एंटिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट मीन्स हमने जो भी कंसोलिडेशन की फिगर्स थी वो सारी यहां से एडजस्ट करनी है। तो नोट नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूटो कंपनी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 5 मिलियन इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड विच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट ऑफ 2 मिलियन। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो 2 मिलियन का प्रॉफिट था वो यहां से माइनस कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो 2 मिलियन के प्रॉफिट है ये वीनस के नहीं थे, ये लूटो के थे। तो कंसोलिडेटेड फिगर में जो प्रॉफिट थे उसमें 2 मिलियन के प्रॉफिट लूटो के थे, तो वो इन्होंने यहां से हटा दिए। Note number 2, since the acquisition of Venus company, it is able to acquire goods from Luto company at a discount. अब यहाँ पे ना एक चीज और छोटी सी और है गाइस, मैं लिख देता हूँ, दिस इज फिगर इन थाउजेंड्स। जो फिगर्स है ये इन थाउजेंड्स है। Note number 2, since the acquisition, Venus company is able to acquire goods from Luto company at a discount. This has resulted in a saving of 5 lakh for Venus company in post acquisition period. At June 2018, Venus company has no inventory, that means PURP वाला पार्ट नहीं है। प्लीज एनीवन टेल मी इसका क्या ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में होगा। इरफान 500 माइनस हो जाए। 500 चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। 500 हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे बताओ। क्योंकि ये प्रॉफिट उसको एक्वायर करने से हुआ है, अगर उसको एक्वायर नहीं करते तो नहीं होता, ये मतलब प्रॉफिट उसको डिस्काउंट नहीं एक्वायर करना। मिलता। सर आई थिंक ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन गुडविल का पार्ट है, क्योंकि ये जब गुडविल निकालते हैं वहाँ पे हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हम लोग डिवाइड करते हैं वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में। बाकी ये सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं शायद। गुडविल कैलकुलेट करते हुए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का कुछ भी नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गुडविल? कंसिडरेशन पेड प्लस एनसीआई एट एक्विजिशन माइनस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, ये सर। उससे गुडविल निकलते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का गुडविल कैलकुलेशन से कोई रिलेशन ओके ओके सर। है ना। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि जो ये 500 है, हमने जब एक्वायर किया था लूटो को तो हमने वहां से सस्ते में सामान परचेज किया था, इस वजह से हमें को फायदा हो गया था। तो अगर लूटो कंपनी ना होती तो हमें ये फायदा ना होता, हमें एडिशनल इतना अमाउंट पे करना पड़ता। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऐड किया है। नोट नंबर 4। अच्छा, नोट नंबर 4 ठीक है। नोट नंबर 3 पढ़ो। मुझे बताओ क्या नोट नंबर 3 में हमारा कुछ इंटरेस्ट आएगा जो इस साल हमने पे करा होगा? सोच के नो बताओ। सर। सर यहाँ पे तो सर क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, और वो तो फिर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स नहीं हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2022 का है, तब IFRS 18 नहीं लगा था। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारे को चारों नोट्स की एडजस्टमेंट बतानी होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें चारों नोट्स की जगह हमें सिर्फ नोट नंबर 4 की बतानी है, 3 की नहीं बतानी। और दूसरी बात, जो नोट नंबर 3 है, अगर मान लो IFRS 18 ना होता, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता, तब मुझे बताओ कि क्या हम ये इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड माइनस करते या नहीं करते, अगर नहीं हमारे करते को सर, पॉइंट नंबर 3 होता। एचपी भी आई थी ना। नहीं, अगर हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह यहाँ पे नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी होती, तो इस करते इंटरेस्ट को एडजस्ट करते भी नहीं करते। तब करते। यस सर। करते। यस सर, यस सर। क्योंकि नेट प्रॉफिट तो इंटरेस्ट एंड टैक्स सबके बाद ही आता है ना, तो ये तो फिर करना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ कि ये इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन है, हाँ, कॉन्सोलिडेशन में तो फिर इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन वो हो जाता है, फिगर नलीफाई। आउट हो जाता है। हाँ सर, नलिफाई हो जाता है। हाँ तो बताओ, अब बताओ। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ।
तो सर हमें तो तो भी वो करते हैं दिखाना है क्योंकि ये ना, कंसिडरेशन पे करने के विदाउट ऊपर इंटरेस्ट। एक्विजिशन दिखाना है तो। ओके, एक एक करके, पहले रितिका तुम बताओ। सर हमें तो एडजस्टमेंट विदाउट एक्विजिशन दिखाना है ना, तो हाँ, तो इंटरेस्ट इसको तो ऐड करते होगा, एडजस्ट या नहीं करते? करते, इंटरेस्ट ऐड करते, बिकॉज ठीक है। मैं तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? मतलब ये तो कंसिडरेशन पे है इंटरेस्ट, तो ये तो आता ही ना। मतलब इंटरेस्ट हम एडजस्ट करते हैं इसमें, अगर या अगर हमें ऑपरेटिंग की जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना होता हाँ। नहीं नहीं सर, तब भी नहीं करते क्योंकि अगर उसको एक्वायर ना किया हुआ तो ये कंसिडरेशन भी नहीं आता ना। है। अगर एक्वायर ना किया होता, नहीं तो हमने जब एक्वायर करा है, वो ठीक है तुम कह रहे हो, लेकिन जब हमने एक्वायर करा है तो कंसोलिडेटेड फिगर्स में इसको हमने लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? क्योंकि पेरेंट ने तो इंटरेस्ट पे करा है ना। सर ये तो ग्रुप रिटेन अर्निंग से इंटरेस्ट माइनस होती है, ग्रुप राइट? रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? इट इज प्रॉफिट। यस यस, सर। वो तो तो बट सर ये तो आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट होता सर। है, आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये बस एडजस्टमेंट एंट्री होता है, बुक एंट्री होता है, इसके शायद आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलो ये मैं तो बताता हूँ, देखो इसका मैं आंसर सबको बताता हूँ। अब जब भी हमारा ऐसे डेफर इनकम होती है, तुम्हारे को इसका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट इतना नहीं करा है, इट्स नॉट इन योर सिलेबस, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे करा होगा, वैसे नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन में है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है। तो जो भी चीजें हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करते हैं, जैसे पीओआरपी हो गया या कोई भी चीजें होंगी, वो अल्टीमेटली हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, क्योंकि ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीजें हमारी वही एडजस्ट हो रही है। अब बात ये आती है कि इस सिचुएशन में जब एक डेफर्ड कंसिडरेशन है कि पेरेंट ने अपनी बुक्स में जो पैसे देने हैं सब्सिडरी को, वो फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करे हैं, तो दैट मींस जब वो ईयर एंड पे उस पे इंटरेस्ट पेमेंट आएगी, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस हो जाएगा ही जाएगा। तो पेरेंट अपनी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस उसको दिखाएगी। तुमने चैप्टर नंबर 12 भी करा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी करा है, लीजिंग भी करा है। जब भी हम कोई चीज प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाते हैं तो उसको हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस दिखाते हैं। तो इंडिविजुअल बुक्स में वो एक्सपेंस आना था, हमने एक्वायर किया था तो एक्सपेंस आना था। जब हमने कंसोलिडेशन करा तो एक डाउट हमारा ये आता है कि सर ये तो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है, तो कंसोलिडेशन में ये नहीं हमने करा होगा। तो जब कंसोलिडेटेड फिगर्स ये बनी है, हमने यहीं पे इंटरेस्ट को एडजस्ट नहीं करा। अगर हमने कंसोलिडेशन में ही इंटरेस्ट को एडजस्ट नहीं करा, तो सिंगल एंटिटी में भी क्यों करेंगे? क्योंकि कंसोलिडेशन में तो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती, तो यहाँ पे भी उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये डेफर्ड कंसिडरेशन होती है, इसकी एडजस्टमेंट सिर्फ पेरेंट करता है। सब्सिडरी अपनी बुक्स में कोई इनकम नहीं दिखाने वाली। सब्सिडरी ये नहीं दिखाने वाली कि हमारे को इतने पैसे इंटरेस्ट इनकम हुई है उनकी। सब्सिडरी अपनी बुक्स में कोई इनकम नहीं दिखाती है, सिर्फ पेरेंट अपनी बुक्स में एक्सपेंस दिखाता है, बिकॉज इट्स अ बुक एंट्री। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पीवीआईटी निकालना होता या सॉरी पीएटी निकालना होता, तो हम इस इंटरेस्ट को ऐड करते। हम ये बोलते हैं कि ये कंसोलिडेशन की वजह से इसने अपनी बुक्स में एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिखाया होगा, चाहे बुक एंट्री से, लेकिन दिखाया होगा। तो हमें उस इंटरेस्ट को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी हमें उसको नहीं करना। और जो इंटरेस्ट हम एडजस्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्रोरेटेड एज वेल, क्योंकि इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है ये पूरे साल का है। प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है। अब प्रेजेंट वैल्यू जो हमें दी हुई है, कहाँ गया पॉइंट, ये रहा। तो जो हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हो 9.926 इंटू जब हम करेंगे 5 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8% से। वो इंटरेस्ट पूरे साल का है। हमने एक्वायर कब करा है? वी हैव एक्वायर्ड इन 1 जनवरी। बुक्स क्लोज हो रही है 30 जून को, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। तो यहां ये मत सोचना कि सर ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, क्योंकि दिस इज इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया है इंटरेस्ट, तो ये एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन में भी इंटर ग्रुप नहीं आती, तो सिंगल वाले में क्यों आएगी? सिंगल वाले में इसलिए आएगी क्योंकि पेरेंट ने अपनी बुक्स में इसको खर्चा दिखाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन, और ये इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको हमें एड बैक करना पड़ता। एनीवेज, लेट्स गो टू फोर्थ पॉइंट, जो अब हमारा एक्चुअली है। Fair value of Luto company's asset at acquisition were equal to the carrying amount except the plant, तो revaluation है यहाँ पे। This plant has a remaining life of 3 years at the date of acquisition. The fair value was this. इसका क्या ट्रीटमेंट होगा मुझे बताओ। फोर्थ पॉइंट का व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट?
कंसोलिडेशन में हमने एडिशनल क्या दिखाया हुआ जो हमें हटाना पड़ेगा? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मेरी आवाज आ रही है सबको? रिवैल्यूएशन Yes, Siddharth. सरप्लस डेप्रिसिएशन होगी शायद सर रिवैल्यूएशन पे। प्लांट लैंड प्लांट दिलदार तुम बताओ क्या कर रहे हो? सर रिवैल्यूएशन पे जो हम लोग एडजस्ट किए तो वही शायद यहाँ पे मतलब नहीं क्लियर बताओ मुझे, मतलब जो तुम कह रहे हो तुमने, वो तो है रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होनी है, क्या एडजस्टमेंट होनी है? मतलब एक्सेस जो रिवैल्यूएशन वो यहाँ से शायद हटाना पड़ेगा। Excess सर revaluation. मे बी तो एक्सेस डिप्रिशिएशन उसे एक्सेस लेस यस करना होगा। ओके, और रितिका? सर, हमने फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज करी होगी, तो विच रिड्यूस आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो हमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, मे बी, नॉट श्योर। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? आई थिंक सुमन वाज आल्सो सेइंग समथिंग। सर मैंने बोल दिया, अच्छा ठीक है। मैंने वही कहा कि ये यहाँ पे एक्सेस डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ होगा यस, बिकॉज तो सर वहाँ हमने पे जब फेयर वैल्यू है ना। एक्विजिशन करा था, एब्सोल्युटली राइट, हमने जब कंसोलिडेशन करा था, कंसोलिडेशन में सब्सिडरी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है उसके सारे एसेट्स। तो दैट मींस हमने 9 लाख से ऊपर जब दिखाया होगा तो हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन भी चार्ज करा होगा। अब दो चीजें यहाँ पे हैं, हमने रीवैल्यूएशन भी दिखाया है और एक्सेस डेप्रिसिएशन भी दिखाया है। रीवैल्यूएशन जो होता है वो मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे आता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर OCI कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई में। तो अगर हमसे यहाँ पे लिखा होता कि वीनस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड ओसीआई, तब हम एडजस्ट करते। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में पूछा गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले सिर्फ एक्सेस डेप्रिसिएशन आती है, रीवैल्यूएशन नहीं आता। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, दिलदार ने ये चीज बोली थी। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट तब होती अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड ओसीआई में एडजस्टमेंट करनी होती। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस करने हैं तो वो बात तो बात की बात है, वो तो सारी यस बात में एडजस्टमेंट होती है। ऑपरेटिंग यस सर प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन आई होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन, और उसको निकालने की कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो सर दैट वाज 3,300 ओके, कैसे निकाली? 9 लाख डिवाइड बाय डिवाइड कितनी बाय यूजफुल लाइफ, 3 इयर्स। यस सर नोट दैट वाज फ्रॉम 300 डेप्रिसिएशन ये पूरे साल की है, इंटू हम इंटू 6 डिवाइड बाय 12। इंटू 6 डिवाइड बाय 12। सॉरी 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 ये गलतियां होती हैं, तभी मैं लाइव क्वेश्चन यस तुम्हारे साथ कर सर, रहा हूँ। मैं इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जगह में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों एक साथ मार्च कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे। नहीं नहीं, यू जस्ट लुक एट कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है, यस बस। सर यस सर यस सर। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होती है, तभी मैं आज लाइव क्लास करा रहा हूँ कि जो छोटी छोटी तुम्हारी चीजें हैं ना, साथ साथ क्लियर होती चली जाए, कि तुम्हें ये प्रॉब्लम ना आए। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन हम यहाँ से करेंगे, और प्रोरेट करना मत भूलना। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि वो प्रोरेट नहीं करते। ये एक पॉइंट की वजह से तुम्हारा बैठे बिठाए मार्क्स कट जाएंगे। तो इट इज 9 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, इट इज 150। ये तुम्हारी यहाँ पे एड बैक होगी, क्योंकि हमने कंसोलिडेशन की वजह से एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखाई। ओके, तो हमारा वीनस कंपनी सिंगल एंटिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? इट इज 11800 माइनस 2000 माइनस 500 प्लस 150। तो हमारा आंसर आ रहा है 9450। दिस इज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ कि देखने में अच्छा लगे। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब क्या आएगा? लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव मी राइट आंसर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ध्यान से पढ़ो इसमें। 24%। मुझे कैलकुलेशन भी बताओ साथ में। 9450 डिवाइड बाई 39,000 आई थिंक है। 9450 डिवाइड बाय तुमने करा 39,000 है ना, यस इंटू 100। यस और कोई स्टूडेंट को जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट? इसमें सब्ट्रैक्ट होगा रेवेन्यू में से वो 5 मिलियन। यस, ये जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू है ग्रुप का।
अगर हम इंडिविजुअल वीनस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल वीनस का रेवेन्यू चाहिए। हमारे को फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था लूटो रिकग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 5 मिलियन इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब देखो हमारे को यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू बताया हुआ है ग्रुप का दैट इज 39,000। इसमें से हमारे को यहाँ पे ये 5 मिलियन दैट मीन्स 5,000 माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 5,000 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे भी एक देखो, इट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बताता हूँ व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने छोटी छोटी वर्डिंग्स के साथ खेला हुआ है और ये बहुत बार तुम्हें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। कैसे? अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर, अब पहली मिस्टेक तो यहाँ पे रेवेन्यू स्टूडेंट्स माइनस करना मिस कर देंगे, पहली मिस्टेक। दूसरी, कई स्टूडेंट यहाँ पे रेवेन्यू माइनस करेंगे बट वो क्या बोलेंगे, रेवेन्यू दिया हुआ है सब्सिडरी का, सब्सिडरी साल के बीच में एक्वायर हुई है तो इसको हमें प्रोरेट करना पड़ेगा। तो तुम मुझे बताओ कि क्या हम इस 5,000 को प्रोरेट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नो सर। करेंगे। नहीं सर, नो सर ये सर। तो प्रोरेट वाला सिस्टम अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ये तो जितना एक्वायर किया है उतना तो ही लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि पोस्ट एक्विजिशन है। है। राइट। हाँ, दिलदार तुम्हारी एक्सप्लेनेशन गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैं बार बार वो फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मत गलत हो सोचो रहा ना, है फिर मत सोचो वो चीज। व्हाई यू आर गोइंग इनटू दैट? सर। जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उस पे फोकस करो ना। आई डोंट नो डोंट वाई, गो बट फॉर एनीथिंग। यही प्रॉब्लम होती है, डोंट गो फॉर, जो सामने है उस पे फोकस करो। हमारे को यहाँ पे दिया हुआ, मैं देखो हाईलाइट भी करा हुआ है, रेवेन्यू हमारे को 5 मिलियन पोस्ट एक्विजिशन दिया हुआ है। ये सब्सिडरी का पूरे साल का रेवेन्यू नहीं है, दिस इज पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू। तो इसीलिए हमें इसको पोस्ट एक्विजिशन में ही माइनस करना है। अगर ये रेवेन्यू पूरे साल का लिखा होता, देखो इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस डीम अक्रू थ्रू आउट द ईयर, तो लोग सोचेंगे 5,000 है प्रोरेट कर दो। नहीं, पोस्ट एक्विजिशन लिखा हुआ है कि ये बाद का है तो सारा का सारा माइनस होगा। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे? 37.79%। सॉरी सॉरी सॉरी, 37.79%। नहीं सर, नो सर, नो सर, 27.79%। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, तुमने सॉरी बोला तो मुझे लग रहा है गलती ना हो। 9450 डिवाइडेड बाय 39 माइनस 5, 34,000 परसेंटेज 27.79%। ठीक है, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट। कितने मार्क्स का था ये? तो ये था हमारा 5 मार्क का, और 5 मार्क हमारे ओके हो गए। दैट्स गुड। 1 2 3। वैसे तो ये 4 मार्क का बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट एक उड़ चुकी है, अदरवाइज अभी 1 2 3 4 इसका निकालने का था, बट चलो एनीवेज। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा B2। इसको मैं बोर्ड हटा देता हूँ। चलो B1 हो गया। अब आता है B2, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे कि बेटर हमारी प्रेजेंटेशन रहे। अब B2 में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इट इज explain why consolidated financial statements, for example those in the Venus group, are not comparable to single entity, for example Venus company। तुम बताओ कि क्यों consolidated figures और single entity की figures की financial statements को हम compare नहीं कर सकते, what could be the reason? बताओ। सर आई थिंक मे बी बिकॉज उसका जो पर्पस था अक्वायर करने का वो फुलफिल नहीं हो पाया। नहीं, दिस क्वेश्चन इज जनरल। इसमें देखो, इसमें एक जनरल यस क्वेश्चन सर। दिया हुआ है कि व्हाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल के एग्जांपल के तौर पे कि वीनस ग्रुप ग्रुप की स्टेटमेंट की फिगर्स जैसे 2018 की हैं और 2017 जो यहाँ पे हमें दी हुई है लाइक दिस, क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे की फिगर रेशियोज के साथ? नो सर, क्योंकि जैसे ये लोग हमने ये शायद रेशियोज जैसे डिफरेंट हमने ये इंडस्ट्री। रेशियोज निकाले, क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? नो सर, सर आई कैन एक्सप्लेन। क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री भी हो सकता है, ये एज अ होल होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, क्योंकि जो पेरेंट होता है उसके पास बहुत सारे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है, उसके लिए अलग अकाउंट बनता है, बट सिंगल स्टेटमेंट के लिए वो अलग अकाउंटिंग पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। बट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या होता है कि सारे के एज अ होल बनाते हैं, सिंगल में वो अपने अपने तरीके से बनाते हैं। और बताओ, ये पॉइंट मैं लिख और देता हूँ। नो दी
द रीजंस, जब देखो यहाँ पे दो चीजें इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि कंपेयर नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दैट मीन्स हम उन्हीं की चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कंपेयर नहीं हो सकती, हमें बताओ। तो द रीजंस व्हाई consolidated statements cannot be compared to individual statement। एक्चुअली ये लैपटॉप का कीबोर्ड थोड़ा सा ही है। आर एज पर बिलो। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मुझे मिला था दैट वाज कि एट द टाइम ऑफ at the time of consolidation, the assets and liabilities of subsidiary are to be recorded at fair value, whereas in the individual financial statements, the assets and liabilities can be could have been recorded at cost। ठीक है, और बताओ पॉइंट, सर ट्राई ये कर। अच्छा, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी भी यूज करने वो आ करते गया, हैं वो क्या? ये चीज होगी, वो होगी ये चीज। so consolidated financial positions include subsidiaries, assets, liabilities, whereas single entity doesn't. ठीक है, हम इसमें बोल सकते हैं दी consolidated statements includes results of parent as well as subsidiary, whereas in the whereas individual statement consist of individual figures. The consolidated statement includes results of parent as well as figures, includes figures as a result of parent and subsidiary, whereas individual statement consists of individual figures only। ठीक है, और बताओ, और क्या हो सकता है, ट्राई करो। सर नॉर्मल सिंगल सिंगल पार्ट को ट्राई करें, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, गुडविल हो गया, ये सब कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि गुडविल, जैसे कि गुडविल नॉर्मली इंटरनल जनरेटेड होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, ये सब भी कर सकते हैं क्या? Like उस वजह से he's भी तो trying नहीं हो to say सकता। like good consolidated position includes goodwill, whereas single entity doesn't. Consolidated statement includes group retained earning, and NCI single entity यस only contain owner's capital. यस Okay, so consolidated statements includes goodwill and NCI as a result of acquisition, whereas these figures are not recorded in case of individual फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बताओ, 3 पॉइंट हो गए, एक आधा पॉइंट और बता दो। वैसे इट्स दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 marks, बट एटलीस्ट वी कैन गिव 1 or 2 more जो इंपॉर्टेंट, बेसिकली And दीज आर लाइक कीवर्ड्स। हाँ,
Intergroup transactions are also not included, such as इंटरग्रुप sales, ट्रांजेक्शन, यस। payables, receivables. इतना एक्सप्लेन नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे डिटेल इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी आर क्या बोलते हैं इसको, इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस आर रिमूव्ड इन केस ऑफ consolidated statements, whereas these figures are recorded in individual financial statements। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अगर किसी को एक और आधा पॉइंट पता है तो बता दो, अदरवाइज ठीक है, छोड़ सकते हैं इसको। The ठीक है, चलिए consolidated statement helps to judge सर एक सेकंड, रितिका पहले तुम बोलो। so consolidated statements helps to judge a company as a whole group, and whereas single entity financial statement shows the performance of only one single नहीं, वो group. तो हम कर ही वो चीज रहे हैं, वो तो सारा हमने ये बता देना कि कंसोलिडेटेड फिगर ये इंक्लूड रिजल्ट ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, इनडायरेक्टली वही बात होगी ना। हाँ सुमन, In अब तुम कुछ decision कुछ कह रहे थे। making. सर लाइक पेरेंट और सब्सिडरी यहाँ पे ये करते हैं, इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लाइक सेल ऑफ एसेट और परचेज ऑफ एसेट्स, और ये इंडिविजुअल वाले में नहीं होता, विच लीड टू लाइक इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सेल एंड परचेज। इतना एक्सप्लेन नहीं करना हमें, हमें सिर्फ ये बताना है कि सिंगल, देखो इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन, तो वी Fair डोंट हैव टू, value we can include fair value point. वो भी आ गया फेयर वैल्यू, मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग, लिखे। हाँ, एट द टाइम ऑफ बैलेंस। अच्छा, कंसोलिडेशन एसेट्स एंड okay. लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडियरी आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, व्हेयरएज इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट लायबिलिटी कुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। सर इसके बारे में शायद इम्पेयरमेंट के बारे में बता सकते हैं फिर शायद, क्योंकि वो इम्पेयरमेंट। गुडविल में आ गया, वो एक ही बात है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इंक्लूड्स गुडविल, फिर आगे इम्पेयरमेंट होगी कुछ होगी तो उसको इतना, मतलब भाई अगर हम देखो, ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, यस सर। एक्सप्लेन व्हाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल। अगर हम इसको बहुत डीप में कंपेयर करें तो दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर 10 मार्क्स एज वेल, कि अगर हम हर चीज को एक्सप्लेन करें, रेवेन्यू अलग होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो यस सर, लेट्स यही नॉट गेट बता इनटू सकते। दैट। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन, जनरल आंसर हमें देना है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम एज वेल। मैं तभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बिकॉज अगर मान लो, मैं कह रहा हूँ भगवान करे गलती से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तुम्हारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे 20 में से। तो दैट दैट इज व्हाट माय टारगेट इज के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सिंगल एंटिटी इंटरप्रिटेशन के, 3-4 क्वेश्चन जो मैंने वीडियोस बनाई है वो तो है अच्छी, बट इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन को करके एक नया नजरिया मिल जाता है हमें कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलो 3 मार्क्स का तो आपने 4 पॉइंट लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट। इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि अपने जो आंसर्स हो तुम ऐसे पॉइंटर्स में दो, अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं करना, तुम दिस डैश दिस, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट। ये सर, क्योंकि पॉइंटर्स में ऐसे से क्या करते हैं कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में नंबर 1 को ही मानते हैं, जैसे नंबर 1 2 3 लिखने के बाद तो वो पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में नंबर 1 को ही मानते हैं, फिर 2 को, फिर 3 को, नॉर्मल डॉट डॉट से लिखते हैं तो वो फिर नॉर्मली होता है। ये किसने बोला तुम्हें? आई थिंक मुझे किसी ने, मेरे एक्सपर्ट ने बताया था बहुत पहले, 1 ईयर्स हो गया। नहीं ऐसा नहीं है कुछ ऑनेस्टली। देखो अगर जितने मार्क का क्वेश्चन है, तुम ये भी पॉइंट में लिख रहे हो, दे कैन सी 4 पॉइंट्स, तुम नंबर में लिखोगे तब भी 4 पॉइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी से पहले 3 पॉइंट दिखेगा 4 नहीं दिखेगा, दैट्स नॉट इशू। बट ठीक है, ऐसे जब हमारे को नहीं बोला गया कि 5 डेफिशिएंसीज या 5 चीजें कुछ बतानी है, तब पॉइंट्स की जगह अगर हम ऐसे डॉट्स लिखेंगे, इट इज बेटर प्रेजेंटेशन। ओके, सुमन क्या टाइप कर रहे हैं सर? सर लास्ट टाइम क्वेश्चंस आर डिफरेंट आस्क्ड बाय एसीसीए, दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट रीस्टेटेड गुडविल। देखो सुमन, क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्वेश्चन कैन बी ऑफ इन कम कैन कम इन एनी वे। जैसे यहाँ पे रीस्टेटेड प्रॉफिट है, रीस्टेटेड गुडविल आ गया, इट कैन कम इन एनी वे, बट एक माइंडसेट हमारा होता है कि हमें कैसे एक आंसर सॉल्व करना है। चलो ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा सी पार्ट, दैट इज फॉर 9 मार्क्स। अब सी पार्ट में हमें बोला गया है, बेस्ड ऑन द आंसर्स टू पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए दैट मींस जो हमने रेशियोज का डिफरेंस निकाला है, और पार्ट बी जो हमने करा है, कमेंट ऑन द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पोजीशन नहीं है, जस्ट परफॉर्मेंस रेशियोज, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके बेस पे हमें बताना है स्पेसिफिकली एड्रेसिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन। एमडी ने क्या कहा था? एमडी साहब ने कहा था कि वो खुश नहीं था इस कंसोलिडेशन से, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कंपनी जो सब्सिडरी है उससे चीज सस्ती खरीदेगी, इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो उसको लग रहा है कि हमारे को एक्वायर करने का जो डिसीजन था वो ठीक नहीं था, डिसीजन फॉर एक्विजिशन वाज नॉट दैट गुड, उसको ये चीज लग रही है। चलो उसकी गलतफहमी हम दूर कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमारी जो पहले रेशियो थी वो थी इतनी, अब हमारी रेशियो गिर गई। पहले रेशियो थी इतनी, अब सर रेशियो हमारा, हाँ बोलो। सर रीस्टेटेड गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, हो सकता है गुडविल में उन्होंने कुछ मतलब कमी फॉर करी। एग्जांपल दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। सी रीस्टेटेड गुडविल में जैसे उन्होंने बोला कि गुडविल में उन्होंने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड पे लिया हुआ है, बट नाउ कंपनी डिसाइड कि हमें एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो गुडविल रीस्टेट करो। और गुडविल अभी रीस्टेट की करते नेट हुए एसेट्स ले सकते हैं, करंट ईयर के नेट एसेट्स। तो वो एडजस्टमेंट। दूसरा, गुडविल में हमें बोला जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कंपनी रिकॉर्डेड द डेफर्ड कंसिडरेशन एट कॉस्ट, बट हमें उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना था, तो वो चीज पूछी जा सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मतलब सर क्वेश्चन क्लैरिफाई कर मतलब कर देंगे क्या करना है ऐसा कुछ, या हाँ फिर अपने। यहाँ पे भी तो मैंने केस में बताया हुआ है, इट विल बी गिवन यहाँ पे पॉइंटर्स में। जैसे इस क्वेश्चन में तुम देखो, यहाँ पॉइंटर्स में हमें गिवन है क्या क्या चीजें, तो वहां पे भी ऐसा होगा। पिकअप एनी क्वेश्चन, एक बार हम कोई क्वेश्चन पिक करते हैं रैंडमली, जैसे ये देखो, हर एक के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमें क्या बोलने को बोला गया है? चलो तो काफी आसान क्वेश्चन है, इतनी सारी रेशियोज निकालनी है तो फ्री के मार्क्स हैं, पहले भी रेशियोज गिवन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो इजी क्वेश्चन, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, जब क्वेश्चन आएगा मुझे बताना। वैसे हर चीज तुम्हारे को, ये जो नोट्स हैं ऐसे नोट्स में, जैसे इस क्वेश्चन में नोट्स हैं वैसे नोट्स के थ्रू गिवन होगी, हमें सिर्फ उनका एडजस्टमेंट करके बतानी है कि इस चीज से हमारी बुक्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओके चलो। अब इसमें हमने करना है सबसे पहले प्रॉफिट। तो अगर हम प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट हमारा पहले था 34.37, अब हमारा प्रॉफिट हो गया कम। ओके, प्रॉफिट हमारा कम हो गया है। अगर हम यहाँ पे सामान सस्ता परचेज कर रहे हैं, हम यहाँ पे सामान सस्ता परचेज कर रहे हैं, तो सर हम यहाँ यहाँ पे पे तो रेवेन्यू का भी इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि पहले नॉर्मली जो ये नहीं, सैलरी। हम जीपी रेशो कंपेयर कर नहीं सकते यहाँ पे। टेल यू वी कैन नॉट कंपेयर जीपी रेशो, क्योंकि यस जीपी सर। रेशो की सारी फिगर्स हमें नहीं पता, तो विल नॉट राइट अबाउट जीपी रेशो। वी कैन सिंपली राइट अबाउट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस बोला हुआ है, अलग अलग रेशो के बारे में नहीं बोला हुआ। तो लेट्स टॉक अबाउट पहले प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट देखो हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो लूटो है उसका प्रॉफिट जो पोस्ट एक्विजिशन का था दैट वाज 2 मिलियन। तो लूटो का 2 मिलियन प्रॉफिट था, दैट मीन्स 2000। तो अगर लूटो का प्रॉफिट ना होता तो हमारे प्रॉफिट 8900 से गिर के हमारे प्रॉफिट और कम हो जाते। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट ये लिखता हूं कि although the profit of the group has increased from, पहले कितना था, from 8900 टू, सर दैट वाज 9800। नहीं ये लेफ्ट में लिखा हुआ मैंने, ये है, मैं लिखा हुआ सर वो इंक्रीज फ्रॉम सिंगल दिस टू दिस। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? सर वो सिंगल एंटिटी का है। सर हाँ आप मैं वही ठीक कह रहा लिख, हूँ, अब ठीक लिख रहे हो, चलिए। although the profit of group has increased from this to this, but the 8900 represents single entity and 9800
represents group also, या एक काम करते हैं, इसको हम ऑल्दो उठा देते हैं. The profit of the group has increased from this to this, but the 8900 represents single entity's profit, and 9800 represent group's profit. क्या करूं मैं? Group's profit. Luto's single entities post acquisition profit is सॉरी मेरा ना कीबोर्ड का चक्कर और मेरा हाथ काफी दूर से मैं लिख रहा हूँ. Post acquisition profit is 2000, which means that Venus individual profit for 20x8 are 9800 minus 2000, that is 7800. It means despite of getting material at discount from Luto company, Venus company profit has declined. Venus company profit has declined. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारे प्रॉफिट थे वो 8900 से 9800 में रेस तो हुए हैं, बट 9800 यहाँ पे, हाँ 8900 रिप्रेजेंट सिंगल एंटिटी प्रॉफिट और 9800 ग्रुप का प्रॉफिट. लूटो सिंगल एंटिटी जो उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था दैट वाज 2000, वो हमें यहाँ पे गिवन था, ये रहा. Which means Venus individual profit for 2018 are 7800. It means despite of getting material at a discount from Luto company, Venus company's profit has declined. कि डिस्काउंट पे लेने के बाद भी उसके जो इंडिविजुअल प्रॉफिट थे वो कम हो गए. This means that there is a decline in the performance of Venus company. फर्दर अगर हम यहाँ पे फर्दर the profit ratio of हम profit ratio of Venus in 2000x7 is, तो अगर हम उसकी खाली प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे निकालें, पहले प्रॉफिट था 8900, रेवेन्यू था 32000, तो इट विल बी 8900 डिवाइड बाय 32000 into 100, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 8900 डिवाइड बाय 32000 into 100, ये आ गए 27.81%. Further, the profit ratio of Venus in 2000, this is this, and profit ratio of Venus in 20x8 excluding the Luto's figures will be अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एनसीए वाली बात भी आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9800 माइनस 2000 उसके प्रॉफिट थे, डिवाइडेड बाय 39000 इसका रेवेन्यू था, माइनस 5000 रेवेन्यू उसका था, इंटू 100, तो 9800 माइनस 7800 divided by 32,000 2.94%.
22.94% will be 22.94%. Also, the profit ratio of लूटो इज, अगर लूटो की प्रॉफिट रेशियो हम निकालें, लूटो का जो हमारा रेवेन्यू था वो दिया हुआ था 5 मिलियन, लूटो 2000 डिवाइड बाय 5000 into 100, 40%. it is 40%. Yes. अब यहाँ पे तुम कहोगे कि सर ये फिगर्स तो हमारी जो हैं ये सिर्फ हमारे को आधे साल की दी है, पूरे साल की नहीं दी, तो डबल डबल कर दो, 2000 का 4000 कर दो, 5000 का 10,000 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस डीम टू बी अक्रू इवनली, तो अगर जितने 2 महीने की फिगर्स हैं उतनी अप्रोक्सीमेट इंटू 6 कर दो तो पूरे साल की हो जाएगी, तो ये 6 महीने की फिगर्स हैं इंटू 2 पूरे साल का कर लो, आंसर विल बी सेम। अब मुझे आई वुड वांट यू ऑल टू टेल मी कि मुझे बताओ कि इस पैराग्राफ से जो मैंने ये कैलकुलेशन करे इससे तुम्हें क्या समझ आया, हैंड रेस करके बताना, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो फिर मैं नहीं चाहता कि किसी एक को लेफ्ट आउट फील हो। सर ये रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में मतलब इंक्रीज डिक्रीज बता रहे हैं इंडिविजुअल और, कौन बता रहे हैं? मतलब तो इंडिविजुअल रिफंड और नहीं, मतलब यही कि रिटर्न होने के नेट प्रॉफिट से ही कंपेयर हो रहा है ना पूरा। नहीं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है ना So, ये। यस यस रितिका, so I think discounting is coming here. So winners की प्रॉफिट बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, whereas वीनस की ऑपरेटिंग लूटो प्रॉफिट की बढ़ी है। नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैनेजर ने ये बोला, मैनेजर साहब ने, उन्होंने बोला कि भाई एक्विजिशन सही नहीं है क्योंकि एक्विजिशन से हमारा नुकसान हो गया है। मैंने जब एनालाइज किया, हमने जब एनालाइज किया, हमने क्या बोला कि भाई वीनस की अगर इंडिविजुअल फिगर्स हम देखें तो इंडिविजुअली भी उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज पिछले साल था इस साल कम हो गया, जबकि लूटो का अपना 40% है, लूटो का अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है, तो टेक्निकली लूटो में फॉल्ट नहीं है, लूटो का तो प्रॉफिट परसेंटेज इसके प्रॉफिट परसेंटेज से बहुत ज्यादा हाई है, उल्टा लूटो की वजह से एवरेज होकर इसकी रेशो बढ़ गई होगी, उल्टा यस सर। लूटो की वजह से एवरेज होकर इसकी रेशो बढ़ गई होगी, तो लूटो को एक्वायर करने से इसको नुकसान नहीं हुआ है, इसका जो नुकसान हुआ है वो इसी के काम से हुआ है, लूटो की वजह से तो उल्टा इसका प्रॉफिट का अप्रोक्सीमेट बढ़ गया है, ग्रुप की वजह से इसके प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गया है, इट इज बिकॉज ऑफ लूटो परसेंट। तुम चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, एंड प्रॉफिट रेशियो ऑफ द ग्रुप इज, अगर मैं ग्रुप की प्रॉफिट रेशियो निकालूं, दैट इज 9800 divided by 39,000 into 100. 9800 divided by 39,000 परसेंटेज, यार 25%, 25.12%। तो बेसिकली उसने बोला कि हमारी जो वीनस की, जब हमने पिछले साल की रेशियो देखी ग्रुप इन 20x8, तो वीनस की जो प्रॉफिट रेशियो 2017 में थी वो थी इतनी, उसके बाद अगर मैं बात करूं पूरे ग्रुप की वो थी इतनी, तो मैनेजर ने सिर्फ ये दोनों रेशियोज देखी और बोला कि हमारा तो प्रॉफिट गिर गया तो उसको एक्वायर करने का फायदा नहीं है। मैंने बोला 2 मिनट रुक जाओ, तुम पहले ये देखो कि अगर खाली मैं इंडिविजुअल वीनस की देखूं तो इंडिविजुअल वीनस की तो रेशियो और कम हो गई है, जस्ट बिकॉज लूटो का प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, लूटो का जो प्रॉफिट रेशियो है वो ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत तुम्हारी रेशियो में एडजस्टमेंट हो गई, अगर लूटो ना एक्वायर किया होता हमने तो हमारे प्रॉफिट लिटरली 22.94 आ जाते। तो ये हमने एक एनालिसिस दिया, मतलब एक तरह से हमने लिखा भी, अब हम इसका एक एनालिसिस देंगे, तो यहां पे देंगे बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दीज
calculations, these approximate calculation, it can be understood that the reason for decline in the profit ratio of Venus is the is not the acquisition of Pluto. So based on the approximate calculation, based on these approximate calculation, it can be understood that the reason for decline in profit ratio of Venus is not the acquisition of Pluto company. In fact, Pluto's profit ratio is much higher as compared to Venus कंपनी कि जो लूटो का प्रॉफिट था वो तो वीनस कंपनी से काफी ज्यादा हाई था, वो तो काफी ज्यादा हाई था, and the acquisition has made the group profit. An acquisition has actually increased the profit ratio of Venus as compared to individual Venus figures. तो यहां पे मैंने क्या बताया कि based on these approximate calculation, it can be understood that reason for decline in profit ratio of Venus is not the acquisition of Pluto company. अब यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पे the biggest mistake that students make is, मैं भी करने वाला था, कि जब हम ये आंसर्स देते हैं ना, हम यहाँ पे बहुत सारी assumptions लेनी शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसके प्रॉफिट गिरने का रीजन था कि वीनस कंपनी में ही कोई प्रॉब्लम थी, उसी ने ठीक से काम नहीं किया होगा, उसी के कुछ प्रॉब्लम होगी, उसके खर्चे ज्यादा होंगे, ये चीज हमें डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज नथिंग इज गिवन टू अस। हमें बताना है कि उसके रीजन फॉल होने का लूटो नहीं था, क्योंकि मैनेजर ने लूटो को ब्लेम किया था, उसका रीजन लूटो नहीं था। लूटो अगर आया है उससे तो बल्कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज एज कंपेयर बड़ा है, इफ वी कंपेयर फ्रॉम इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल 22 था, अब 25 आया है, वो तो उल्टा इंक्रीज हो गया है लूटो के आने से, क्योंकि लूटो का इंडिविजुअल जो प्रॉफिट रेशियो है दैट इज 40%। तो ये चीज आ गई। उसके बाद जो अब देखो, ये चीज हमने एक अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया, ओवरऑल इंटरप्रिटेशन। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया था कि हमने जो ए और बी ऊपर दिए हैं उससे भी हमें एनालाइज करना है। तो यहां से अगर हम एनालिसिस करें, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी जो वीनस की है वो बहुत कम हो गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में चेंज आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में चेंज आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें जो वीनस कंपनी है उसके ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता कितने थे, हमें नेट प्रॉफिट पता है। तो जब वीनस कह रहा हूँ, लूटो के ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, तो हम वो चीज नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखो सारी रेशोज हैं। पिछले साल ऑपरेटिंग रेशो वीनस की थी 31.56%। इस साल वीनस की इंडिविजुअल रेशो हमने अभी निकाली है, दैट इज 27%। तो सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने प्रॉफिट की दी है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑफ वीनस फॉर लास्ट ईयर इज 31.56%, एंड इफ वी एंड एज पर पॉइंट नंबर बी कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल वीनस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 27.79%. So that means because of acquisition of Luto, the ratio of group has increased from 27 to 30.26%. That means the ratio of Luto is higher as compared to Venus company. जो explanation मैंने profit की दी है वही same explanation तुम्हारी operating profit में आ जाएगी। इसमें भी देखो यही पता चल रहा है कि इसकी individual statement की कम हो रही है और एज अ ग्रुप बढ़ रही है, इट मींस लूटो को एक्वायर करने से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे भी टाइप नहीं कर रहा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे फिगर्स कैलकुलेट नहीं करनी, हमें गिवन है, तुम यही फिगर्स को यूज करके अपना आंसर दे सकते हो।
नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मुझे प्लीज कोई बताओ कि रिटर्न ऑन इक्विटी का हम क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? ये स्थितिका? सर हमने मिड ईयर में एक्वायर किया है तो शेयर कैपिटल की उतनी यूज नहीं हो पाई, उतनी इफिशिएंसी नहीं है। ये वाला पॉइंट तुमने पहले पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में? यस सर। हम्म, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी कम हुई है क्योंकि हमने जब उसको एक्वायर किया है, और यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो टेक्निकली तो इक्विटी में फर्क पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि हमने उसको एक्वायर करने में अपने कुछ शेयर्स भी इशू करे हैं। हमने खाली कैश नहीं दिए, अगर पूरा कैश दिया होता फिर प्रॉब्लम ना आती। हमने अपने शेयर्स भी दिए हैं उसको, इस वजह से हमारी इक्विटी साइड बढ़ गई, इस वजह से हमारी इक्विटी बढ़ गई। और हमने अभी उसको एक्वायर किया साल के बीच में, तो बिकॉज ऑफ मिड ईयर एक्विजिशन हम उसके पूरे रिजल्ट से कंपैरिजन नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई इस रेशो का हम एक अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते कि ये सही है कि नहीं। तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी हैज declined from 21.19 to 11.2% to 21.19% to 11.2%. That means that is a decline by 21 point। अब यहाँ पे ना देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वो 10 समथिंग आएगा। दैट इज नॉट डिक्लाइन। पहले थी 21.19, अब है 11.2%। तो 21.19 माइनस 11.2, तो 9.99 से रेशो गिरी है। तो 9.99 डिवाइडेड बाय 21.19 परसेंटेज, तो 47% रेशो में डिक्रीज है, कि पहले 21 थी अब 11 है, तो 47% रेशो हमारी गिर गई। दैट इज डिक्लाइन बाय 47%। द मेन रीजन for the same is that Venus company has issued shares. The main reason for the same is that Venus company has issued their own shares in the purchase of Luto company. Further, because of consolidation, share of NCI is also included in the financial statements, which also led to decrease in the ROE, return on equity, as the consolidation is done in mid-year. Any The acquisition would be done instead of consolidation. acquisition, sorry. Acquisition is done mid-year. Any analysis from this ratio would not be justified, as the full potential of Luto can not be seen and compared this year. तो ये तो हमने अपना एक छोटा सा एनालिसिस दे दिया।
अब इसके बाद इन्होंने हमें स्पेसिफिकली बोला है कि हमें बताना है कि मैनेजर का जो उसने बताया था कमेंट, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ। सर एक्सक्यूज मी। यस, यस नवनीत। सर जैसे हमने प्रॉफिट्स भी हाफ ईयरली इंक्लूड किए होंगे, और अगर हम फुल ईयर के इंक्लूड करते तो भी हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव हो सकता था, ऐसे भी लिख सकते हैं? देखो मैं वही कह रहा हूँ, हम इतनी अजम्पशन नहीं लेंगे। होने को बहुत कुछ हो सकता था, बट वाई टू एड दैट के ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमने एक्विजिशन, क्योंकि सी वेन एवर वी परचेज अ कंपनी, टेक्निकली अगर मैं किसी कंपनी को आज परचेज करता हूँ 1 करोड़ का, तो ये नहीं है कि मैं अगले साल 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा उस कंपनी से। ठीक है ना? तो एक्विजिशन हमने इक्विटी की फॉर्म में करा था, अपने शेयर्स दिए थे। तो अगर मैंने 1 करोड़ किसी कंपनी में लगाए हैं, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं 1 करोड़ एक ही साल में उस कंपनी से कमा लूंगा। तो वी नीड टू गिव टाइम टू दैट कंपनी, सो दैट हम उसके रिजल्ट्स को प्रॉपरली कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी की डिक्लाइन हुई है। द मेन रीजन इज दैट क्योंकि हमने उसको शेयर्स दिए अपने। फर्दर बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन एनसीआई भी इसमें इंक्लूड हुआ है, एंड एक्विजिशन इज डन मिड ईयर। एनालिसिस फ्रॉम दिस रेशियो इज नॉट जस्टिफाइड एज फुल पोटेंशियल ऑफ लेटो कैन नॉट बी सीन एंड कंपेयर दिस ईयर। बस सिंपल। अगर मैं तो इसमें हमारी लिखूंगा भी तो शेयर कैपिटल बढ़ी है। क्या चीज? हमारी भी तो शेयर कैपिटल बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। हाँ तो वो हमारी भी तो तो, बड़ी है, उसकी थोड़ी बड़ी है। हाँ, तो ये पॉइंट भी तो इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारी भी कैपिटल बढ़ी है, सो वी आर नॉट मिड ईयर में एक्वायर हुई है। नहीं तो ये तो लिखा मैंने, दैट वीनस हैज इशूड देयर ओन शेयर। तो वीनस की कैपिटल बड़ी है, ये देखो यहाँ पे है ना, वीनस की जो शेयर कैपिटल है वो बड़ी है ना, इसलिए देखो। यस। तो वही तो मैंने पॉइंट दिए यहाँ पे कि the main reason for the same is Venus company has issued their own shares in the purchase of Luto company, या यहाँ पे which has led to increase in the share capital and ultimately a increase in the denominator of ROE। यस सर, यही कहना था। ठीक है, चलो अब आता है मैनेजर्स कमेंट। अब मैनेजर्स कमेंट में हम क्या कमेंट देंगे? यहाँ पे मैनेजर ने तो कहा था कि लूटो का एक्विजिशन करना सही नहीं रहा, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे? एक एक करके बताओ, या रितिका बोलो। तो लाइक क्रिटिसाइज करना है, उस कमेंट को डिफेंड करना है। नहीं, इसमें हमें ना डिफेंड करना है ना अटैक करना है, हमें बस बताना है कि वो सही है कि नहीं। नहीं, the decision was right because Lotto company is giving contributing in profit a higher percentage. So it हम ये नहीं returns बोलेंगे। in return on investment is also high. सी अब यहाँ पे ना टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैनेजर ने ध्यान सुनना, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो ठीक था। देखो दो चीजों का फर्क होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ठीक था, हमें कैसे पता ठीक था? ठीक है, हमें अभी 2-3 रेशियो से दिख रहा है, क्या पता ठीक ना हो, लेकिन गलत नहीं था। गलत नहीं था, उसने बोला कि लूटो की वजह से, इसकी लाइन क्या थी? परचेज की वजह से हमारी रेशो कम हुई है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द रिडक्शन इन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वीनस कंपनी इज नॉट बिकॉज ऑफ लूटो, it is because of their own workings. In fact, because of acquisition of Luto, their percentage has increased. तो वो चीज हमें यहाँ पे मैनेजर के बारे में बतानी है। तो मैं वो लिखता नहीं हूँ, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, हम उसका एक इनका Yes, देख लेते we हैं can इन्होंने क्या। also write like based on available information, the हाँ, acquiring of Lotto companies. was Much. not a bad sign, was not bad Yes, for sir. चेक सॉल्यूशन। अभी देखते हैं एक बार इसका इन्होंने क्या लिखा है। The MD is incorrect to be disappointed in performance of subsidiary as it has overall positive impact on the group. See performance comment चलो ऐसे लिखा हुआ है, which increase when a full year result is consolidated in 2019, which should increase.
MD was expecting to see a favorable effect in gross profit due to new discount. This has, ये अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमडी ने पॉइंट लिखा था, जब भी हम कोई भी चीज डिस्काउंट पे, जैसे मान लो पेरेंट सब्सिडरी कोई भी चीज एक्वायर करती है, तो कंसोलिडेशन में तो उसका इंपैक्ट ही नहीं आता क्योंकि वो इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन है। तो मैनेजर को नॉलेज नहीं थी, उसको लगा कि हम अब चीज सस्ती परचेज करेंगे सब्सिडरी से, तो होगा क्या, हमारे ग्रुप प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो उसको ये नहीं पता था कि कंसोलिडेशन में इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो एमडी वाज एक्सपेक्टिंग टू सी अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू न्यू डिस्काउंट फ्रॉम लूटो कंपनी। दिस हैज नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द रेशियो based on consolidated financial statement as intergroup trading is eliminated in consolidation। उसको लग रहा था उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये जो डिस्काउंट जो हम देते हैं सब्सिडरी को, या कोई भी चीज हम परचेज या सब्सिडरी के बीच में होती है, वो शो ही नहीं होती। तो जो ये फिगर्स हमारी मेंशन्ड है यहाँ पे, इन फिगर्स में वो डिस्काउंट इंक्लूडेड ही नहीं है। जो ये वाली फिगर्स है हमारी, इन फिगर्स में वो डिस्काउंट इंक्लूडेड ही नहीं है। उसको लग रहा है यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया होगा हमें, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई होगी और प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, हमें तो डिस्काउंट मिला फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा। उसको ये नहीं पता था कि पेरेंट और सब्सिडरी की आपस की ट्रांजेक्शन ग्रुप में रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे पकड़ा है। उसके बाद बस यही दो पॉइंट इन्होंने देखो यहाँ पे पकड़े, पहला के सही नहीं था और दूसरा वो वाला पॉइंट। अब कंक्लूजन हमने क्या दिया, इट डज नॉट अपीयर दैट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर दिस कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन as a result of Venus would have been down on previous year if acquisition has not taken place। ये acquisition ना होता तो उल्टा उसके प्रॉफिट और ज्यादा गिर जाते। बस इन्होंने इस चीज को फोकस किया है, ये नहीं बताया कि लूस के बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसने बड़ा अच्छा काम किया है लूटो कंपनी ने, तो उसके तो रिजल्ट्स और अच्छे। हमें अच्छे की बात नहीं करनी, हमारा टोन यहाँ पे ये है कि एक्विजिशन सही रहा कि नहीं रहा, हमें सिर्फ वो बताना है एक्विजिशन सही है, उसके रिजल्ट की वजह से इसके रिजल्ट बच गए, वरना इसके रिजल्ट और खराब आते। ये इन्होंने देखो कंक्लूजन दी है। मेन पॉइंट मैंने सारा ऊपर, मैं यहाँ से नहीं देख रहा, इन्होंने भी आई थिंक यही दिया होगा और इनका काफी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इन्होंने देखो ये चीज एक्सप्लेन करी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन, ठीक है। आई स्टार्टेड द क्लास एट 6, इट इज 7:30 और मैंने बीच में तुमसे बात भी करी है, क्वेश्चन भी ओपन करा, डिस्कस भी करा है। टेक्निकली इस क्वेश्चन को तुम 40 मिनट्स में कर सकते हो, इट्स नॉट बिग, बट यू नीड प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस तुम्हारे को करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ये सर क्योंकि इसमें बहुत डीप पॉइंट मतलब शो क्या है कि बहुत डीप जाके ऐसे नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन सब में उतना डीप नहीं जाना एक पड़ता है। बात बताऊं मैंने व्हाट मिस्टेक आई डिड हियर इज, हालांकि एग्जाम में मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, बट व्हाट मिस्टेक आई डिड इज, मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं है। ये जो रेशो मैंने प्रॉफिट रेशो बताई है ना, ये मैंने अलग से निकाली है। इसको मैं सिंपल इस रेशो से भी कंपेयर कर सकता था, मुझे टोटल प्रॉफिट रेशो बतानी नहीं चाहिए थी। मैं सिंपल इस रेशो से करता कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वीनस की इतनी थी, उसके बाद यहाँ पे इतनी है इंडिविजुअल की, ग्रुप की ज्यादा है बिकॉज लूटो की डेफिनेटली ज्यादा होगी तभी ग्रुप की बढ़ी। मेरे पास फिगर्स गिवन थी, इस वजह से मैंने वो एक एडिशनल चीज निकाली। अदरवाइज तुम अगर ये भी लिखते, जब भी हम इसका क्वेश्चन करते हैं इंटरप्रिटेशन का, तो हमें मेजरली इन्हीं रेशोज का कंपैरिजन करना है, जो रेशोज हमने कैलकुलेट करी हैं उन्हीं को कंपेयर करके, और हमने अगर ऐसा कुछ करा इसको कंपेयर करके हमें चीजें देनी होती है। यस तो सर। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस, हाउ मच यू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा रीजन ये था, थोड़ा सा अलग था, इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग था, लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, चीजें थोड़ी सी अलग थी, दैट्स व्हाई आई डिड दिस क्वेश्चन। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में इतनी चीजें नहीं होती, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे को 2-3 रेशियोज, कोई बिल्कुल ही अलग चीज बताने को बोला गया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ये निकालो, वो सब रेशियोज निकालो और 12-13 मार्क्स की परफॉर्मेंस और पोजीशन बताओ। तो तुम क्या करोगे, पहले इस रेशो का बताया, रेशो पहले इतनी थी अब इतनी है, डिफरेंस इतना है, ये रीजन हो सकता है। पहले रेशो इतनी थी अब इतनी है, डिफरेंस इतना है, दिस कुड बी द रीजन, ये हो सकता है। पहले रेशो इतनी थी, यही हमें कंपैरिजन करना होता है, बट हमें सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना है। दैट इज द ओनली थिंग इन इंटरप्रिटेशन, कि कोई भी चीज छूट ना जाए। मैंने यहाँ पे वो निकाल दिया एडिशनली, बट इसका मैंने कहा था कि मैं लिख दूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वरना मैं लिख दूंगा। अदरवाइज इन एग्जाम यू कैन सिंपली स्किप दैट, तुम सीधा यहीं से लिख दो, ये सेम बात है जो वो वाली बात थी, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये बनेगा, बस वहां पे फिगर चेंज हो जाएंगी, वो मैंने प्रॉफिट का निकाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हो जाएगा, ये डिफरेंस है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू अ क्वेश्चन। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे तुम 1 मिनट दो, मैं टैब अपना ओपन कर रहा हूँ एंड आई एम गिविंग यू नेक्स्ट वीक टारगेट, क्योंकि ये वीक में आई वाज एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू कंप्लीट दिस सिलेबस और अब हम एक रिवीजन फेज में आने वाले हैं।
तो लेट मी जस्ट ओपन माय टैब और मैं तुम सबको नेक्स्ट वीक के टारगेट्स देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन सबको समझ आएगा इस यस सर। सिंगल एंटिटी का मैंने सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करके बताया हुआ है, प्लीज उसको 2 3 4 बार देख लेना, उससे तुम्हारी मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। चलो, प्लीज बी ऑल विद मी, कोई जाना मत, बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। So today is 15th नवंबर। मुझे बताओ तुम्हारा एग्जाम किस डेट को है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। क्यों याद दिला रहे हो सर ये डेट? बट कोई बात नहीं, याद तो करनी पड़ेगी। सो 4 दिसंबर को तुम्हारा एग्जाम है, और नवंबर से लेके इस डेट तक की जर्नी अगर तुम देखो, सो आज तो 15 है, आज तो निकाल दो, नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो 15 डेज नवंबर के और 3 डेज तुम्हारे दिसंबर के, 4 को तुम्हारा एग्जाम है। इन 3 डेज के बारे में मैं एक वीडियो करूंगा तुम्हारे साथ 29 के आसपास, जहां पे 29 या फर्स्ट को, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, विच एक्चुअली वर्क्स अ लॉट विद द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं हमारी इन ट्रिक्स की वजह से एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी खासी 10 15 20 25% भी बढ़ी है, वो मैं तब बताऊंगा। तो उन 3 दिनों को छोड़ दो, दैट मीन्स हमारे पास कितने दिन बचे हैं सब कुछ करने के। अब सब कुछ में क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। दैट इज जस्ट 15 डेज, 15 दिन बचे एग्जाम के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टुडे कि आज सारे स्टूडेंट्स अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 1 2 चैप्टर्स या एग्जाम के थोड़ी बहुत बची है, तो मैं कहूंगा ट्राई टू कंप्लीट ऑल पेंडेंसीज इन नेक्स्ट 2 to 4 डेज, कि नेक्स्ट 2 to 4 डेज में जो भी तुम्हारी पेंडेंसी है उसको कंप्लीट कर लो। पेंडेंसीज अपनी 2 to 4 डेज में कंप्लीट कर लो, साथ साथ जो मैं बताऊंगा वो तो करना ही है। तो पेंडेंसीज तुम कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, दैट इज ऑन 22 नवंबर। तो मैं अभी तुम सबको टारगेट्स टिल 22 नवंबर ही दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू टारगेट्स पूरे दिसंबर तक के, मैं सिर्फ 22 नवंबर तक दे रहा हूँ। उस दिन हमारी लाइव क्लास में मैं तुम्हारे को आगे के टारगेट्स दूंगा। सो अब जैसे कि मैंने बताया कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब मेजरली स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखो, तुमने सिलेबस कर लिया, काफी सारे एग्जाम के क्वेश्चंस भी कर लिए, थोड़े बहुत स्टडी हब भी कर लिए, सेक्शन सी के क्वेश्चंस कंसोलिडेशन के भी ट्राई करे होंगे 2 3 क्वेश्चन, सिंगल एंटिटी के भी इंटरप्रिटेशन के थोड़े बहुत रह गए होंगे जो तुम्हें अभी करने हैं। ओके, दैट्स गुड। अब सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है एक फुल थॉरो रिवीजन। वाई दिस रिवीजन इज इंपॉर्टेंट? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पेयरमेंट में सीजीयू, रेवेन्यू में ग्रांट्स, कंसोलिडेशन का जो 7 चैप्टर था उसमें के कंट्रोल क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, लीजेस में, इन्वेंट्रीज, बायोलॉजिकल एसेट्स, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइंड से निकल जाते हैं बिकॉज काफी पहले पढ़े थे। नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग, एवरीथिंग सो दैट बिल्कुल ऑन ट्रैक हम आ जाए। तो अब सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, रिवाइज इंटायर सिलेबस। कहां से? यहां पे काम आएंगी मेरी पहले वॉच 3 to 4 चैप्टर्स मैराथन वीडियोस। अच्छा, एक चीज गाइस इंपॉर्टेंट, अब ये जो 15 डेज हैं
यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज डेज इफ यू आर वर्किंग। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इफ यू कैन ट्राई हाफ डे लेने का, थोड़े दिन का, या बीच में ब्रेक लेने का बोलो, बट दिन के 4 5 6 घंटे, 5 घंटे मिनिमम टिपिकली पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक्सक्लूडिंग वीडियोस, वीडियोस के 2 3 घंटे हटा दो, तो इतना टाइम अब एसीसीए को देना जरूरी है। फॉर मेनी स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट पेपर ऑफ एसीसीए, तो यू हैव टू गिव टाइम। एसीसीए इज नॉट इजी, एंड कुछ चीजें एसीसी में होती है विच आर अनएथिकल एज वेल। आई डोंट लाइक दोज थिंग्स। ठीक है, मैं देर इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू टेल यू, वो तुम्हारे एग्जाम्स के बाद में तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम डिमोटिवेट हो जाओगे उस चीज से। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि देर आर समथिंग जो एसीसी में चलती हैं, और उसके लिए जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एसीसी में स्लैशिंग होती है, दे इंटेंशनली डिडक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें उस चीज से ओवरकम कैसे करना है वो मैं सारा बताऊंगा। तो चलो एनीवेज, तो हमें तुम्हें 3 से 4 चैप्टर की मैराथन वीडियोस देखनी है। रिवाइज all concepts and formulas from मैराथन नोट्स। तुम्हें मैराथन नोट से जो सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला से उनको रिवाइज करना है। सॉल्व ऑल illustrations and activities इन बिटवीन दी चैप्टर्स। के चैप्टर्स जैसे तुमने 4 चैप्टर्स आज करे, पहले 4 चैप्टर्स कर लो पूरे पूरे, मैराथन वीडियोस देख ली, फिर मैराथन नोट्स में से उन चारों चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया एज अ ग्रुप। रिवाइज करने के बाद उन चारों चैप्टर्स की एग्जाम स्टडी हब खोली, स्टडी टेक्स्ट खोला, सिर्फ इलस्ट्रेशन और एक्टिविटीज जितनी है वो सॉल्व करी। वो टाइपिंग वाली नहीं करनी, बाकी जो कैलकुलेशन वाली है वो सारी सॉल्व करी। वो सॉल्व करने के बाद repeat this process for next 3 to 5 chapters। जैसे कंसोलिडेशन का तुम्हें ग्रुप बना सकते हो 12 to 16, दैट इज अप टू यू। repeat this process for next 3 to 5 chapters and keep doing till complete revision of सिलेबस। ये चीज तुम्हें करते रहना है जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। 3 से 4 चैप्टर्स आज करें, आज ही उन चैप्टर्स की एग्जाम के, सॉरी आज ही उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सारे देखे, मैराथन नोट्स देखे, और आज ही उन चैप्टर्स की इलस्ट्रेशंस कर ली। हर रोज, एवरी डे, दिस इज 1 डे, एक दिन में ये करना है। यस, एक दिन में ये करना है। मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है। तो ऐसे करके नेक्स्ट 4 to 5 डेज में यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर रिविजन। तो दैट मीन्स in next 4 to 5 days revision should be completed। रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए in next 4 to 5 days, पहला टास्क। दूसरा, उसके बाद प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस all from ACCA स्टडी हब। एसीसीए स्टडी हब से जितने भी हमारे ओटी क्वेश्चन थे, अगर तुमने कर भी लिए हैं, हर चैप्टर के देखो 15-20 क्वेश्चन है, अगर तुम आज ओपन करो तो 15-20 क्वेश्चन आधा घंटा हर चैप्टर के करो, तो 2 से 3 दिन में यू विल बी एबल टू कंप्लीट एसीसीए स्टडी हब क्वेश्चन एज वेल। तो बेसिकली इस एक वीक में यू हैव टू रिवाइज योर एंटायर सिलेबस, प्लस यू हैव टू प्रैक्टिस एसीसीए स्टडी अप क्वेश्चंस। तुम चाहो तो ये स्टडी अप क्वेश्चंस मर्ज कर लो चैप्टर की रिवीजन के साथ, कि 4 चैप्टर, 5 चैप्टर का ग्रुप बनाया, 5 चैप्टर की ग्रुप आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, स्टडी अप से भी क्वेश्चन कर ले, देन नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट इस एक हफ्ते में
पूरी रिवीजन हो जानी चाहिए और इन सारे चैप्टर्स के एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारी क्लास होगी 22 नवंबर को, उस दिन क्या होना है, उस दिन I will, yeah, I will नहीं लिखूंगा, I will simply write discussed ACCA past paper एग्जामिनर रिपोर्ट। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दैट इज ऑन 22, उस दिन मैं एक एग्जामिनर रिपोर्ट तुम सबके साथ डिस्कस करूं। एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होती है? एग्जामिनर रिपोर्ट होती है, एसीसी हर अटेम्प्ट के बाद एक रिपोर्ट बना के देते हैं। एसीसी कभी भी सेक्शन ए के क्वेश्चंस रिवील नहीं करता, एसीसी हमेशा सेक्शन सी के क्वेश्चंस बताते हैं जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आया। लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट में एसीसी वो सेक्शन ए क्वेश्चंस रिवील करते हैं जो 50 से ज्यादा % के बच्चों ने गलत करे होते हैं। तो इसी से बताता है कि स्टूडेंट्स ने इतने, ये जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन सेक्शन ए वाले और एक आधी केस स्टडी सेक्शन बी वाली बच्चों ने गलत करी, इतने परसेंटेज 80% बच्चों ने गलत करे, 70% बच्चों ने गलत करे। सो हम वो एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे एंड आई विल आस्क आंसर्स फ्रॉम यू। मैं कोई भी एग्जामिनर रिपोर्ट उठा सकता हूँ। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, तुम सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज कोई भी बच्चा अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट ना बने कि एग्जामिनर रिपोर्ट पहले से ही पढ़ लो क्लास से पहले कि मैं तो सारे आंसर सर को दूंगा या सर को सारे आंसर्स दूंगी तो आई विल बी लाइक स्टड। प्लीज वो काम मत करना गाइस, प्लीज। that examiner report class is very important because I'm going to ask you those questions and तुम मुझे उसके आंसर्स दोगे। that will be your assessment कि आफ्टर ये सारी रिवीजन करने के, और स्टडी अप के क्वेश्चंस करने के बाद तुम कितने आंसर्स अभी भी एग्जामिनर रिपोर्ट से गलत कर रहे हो। प्रीवियस ट्रेंड, अगर पिछले पास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कशन में तुम्हारे साथ क्लासेस में करूं तो 80% बच्चे सही आंसर्स देते हैं। 80% स्टूडेंट्स गिव राइट आंसर्स ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट। 20% में कुछ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज वगैरह होते हैं बस, या फिर जो भी रीजंस होते हैं, बट 80 से 90% बच्चे सही आंसर्स देते हैं। एंड मैं उनको ये बोलता हूँ, देखो जो क्वेश्चन 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा बच्चों ने गलत करे थे, तुम सबने उसको सही आंसर दिया है, तो दैट मीन्स यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम। यही चीज इस बार मैं करूंगा कि डिस्कस करेंगे हम पास्ट ईयर पेपर एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन कि तुम मुझे इसका आंसर दो एंड यू विल सी कि ये सब चीजें करने के बाद देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट, देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। ये करेंगे हम 22 को। 22 को यहाँ पे मैं एग्जामिनर रिपोर्ट में सेक्शन सी का, एसीसीए का एक रिव्यू भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एसीसीए सेक्शन सी का भी रिव्यू बताते हैं कि बच्चों को हमने ये चीज पूछी थी, उन्होंने ये चीज तो लिखी नहीं, ये तो बताया ही नहीं, ऐसी फालतू चीजें लिख दी। कई बच्चों ने तो ऐसी ऐसी चीजें तक लिख दी जो रिक्वायर्ड भी नहीं थी, वो सारा बताया जाता है सो दैट तुम सेक्शन सी में वो गलती ना करो। तो सेक्शन सी अभी किसी को प्रैक्टिस नहीं करना, जितना करना था कर लिया, अभी सारी चीजें रिवाइज करो, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ रिवाइज करो, सारे फॉर्मेट्स, और एग्जामिनर रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हारे को 4 से 5 दिन दूंगा जहां पे यू विल हैव टू प्रैक्टिस सेक्शन सी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एसीसीए पोर्टल, एसीसी सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। एंड वहां से क्वेश्चंस करने के बाद 4-5 क्वेश्चंस तुम करोगे, पेपर्स करोगे पास्ट ईयर के, जिसमें सिर्फ सेक्शन सी आते हैं। 1-2 मैं रिव्यू करूंगा, मेरी टीम रिव्यू करेगी एंड बाकी तुम सेल्फ रिव्यू करोगे। उससे तुम्हारा सेक्शन सी पक्का हो गया और तुमने एग्जामिनर रिपोर्ट में समझ लिया कि बच्चे क्या गलती करते हैं, तो तुम वो मिस्टेक्स नहीं करोगे। ए और बी यहां तुम्हारा पक्का हो चुका है। देन वी विल गो फॉर मॉक्स, उसके बाद फिर हम मॉक करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल गो टिल योर एग्जाम डेट। बट रिक्वेस्ट काफी सारी मैं करता हूं, अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज कोशिश करो कि ये सारे टारगेट्स अपने अचीव कर लो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डिले हो गया, तुम देखो टाइम, मैंने आज, मैं मान लो सिलेबस कंप्लीट होगा तो 22, एक हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूं, अगर तुम 25 तक इसको खींच दो तो होगा क्या, तुम सेक्शन सी की प्रैक्टिस करोगे, मॉक नहीं कर पाओगे, मॉक करोगे सेक्शन सी नहीं हो पाएगा, टाइमिंग में दिक्कत आ जाएगी, मैनेजिंग में दिक्कत आ जाएगी, पेपर टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करके इस एक हफ्ते को बहुत ज्यादा खींच लो, बाद में चाहे थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस एक हफ्ते को रज के खींच लो कि अपना सिलेबस हमें 22 नवंबर तक पूरा रिवाइज करना है। स्टडी अप के क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव सारे हो जाने चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस सबको? Yes, sir. Okay. Anything anyone want to ask?
स्पेसिफिक नहीं मैं बोलूंगा, इतना टाइम नहीं है। सर ये ऋतिका, सर डिस्पोजल और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है और ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्पोजल होता है कि हमने एक सब्सिडरी को डिस्पोज कर दिया। यस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है कि हम 4-5 यूनिट्स चला रहे हैं, जैसे कपड़ा, ये सब, एक शर्ट पैंट सॉक्स शूज हम चला रहे हैं, तो एक यूनिट जो है हमने उसको बंद कर दिया। तो दैट यूनिट इज नॉट, हमने उसको पहले एक्वायर किया था, तो वो हमारे, जैसे मैं अब जैसे एन एग्जांपल कि मैं 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दूसरा, मैंने किसी और इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया था, अब मैंने उस पूरे इंस्टीट्यूट को एज इट इज सेल कर दिया किसी को। डिस्पोज करना मतलब सेल कर दिया। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के मैंने उस काम को बंद कर दिया, और डिस्पोजल मतलब कि मैंने उसको एज इट इज किसी और को सेल कर दिया। तो मुझे वहां पे प्रॉफिट या लॉस और डिस्पोजल हो सकता है। डिसकंटिन्यूड में वो बंद ही हो गया, तो वहां प्रॉफिट तो होता ही नहीं। डिसकंटिन्यूड मतलब वो काम ही बंद कर दिया। ठीक है। एंड सर क्वेश्चन फेस किए थे कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड का, तो वो समझ नहीं आया इन्वेस्टर्स रेशियो का। तो मेरे को रेशियोज भेज देना, मैं बता दूंगा ग्रुप में। नहीं था, मतलब क्वेश्चन था, तुम ग्रुप में भेज देना, मैं चेक कर याद नहीं लूंगा। आ रहा सर। ओके चलो जब आएगा तब भेज देना। सर वो आपने जो डिस्काउंट वाला बताया कि इंटर ग्रुप में डिस्काउंट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो सर नहीं, डिस्काउंट को नहीं, हम परचेज सेल को एलिमिनेट करते हैं। पूरी पूरी परचेज और सेल उड़ जाती है ना, तो जो अगर क्वेश्चन में पेरेंट। तो हाँ, अच्छा, यस बोलो यस बोलो। यस सर, नहीं सर हो गया। अच्छा, ठीक है। एनी अदर डाउट गाइस, एनीवन हैव? क्या अच्छा, ये हाँ रितिका बोलो। सर ईपीएस में वो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फिर ऐड बैक करते हैं। हाँ, तो सर वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पड़ा था, तो वो तो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड रहता है तो उसको तो हम लोग बाइफरकेट करते हैं, तो उस पर तो इंटरेस्ट जाता ही नहीं है पीएनएल में। कन्वर्टेबल में क्यों नहीं जाता? क्या बात कर रही है? प्रेजेंट तो वैल्यू वाले उसका पे तो इंटरेस्ट करते इक्विटी नहीं का हम। पार्ट तो निकाल लेते हैं ना। कन्वर्टेबल में सिर्फ इक्विटी का पार्ट निकलता है, बट एक प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटी भी तो बनती है। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो, अगर आज मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड इशू किया और 5 साल बाद या 10 साल बाद वो रिडीम भी 1 करोड़ का हो रहा है, उसी केस में हमारी प्रेजेंट वैल्यू में हमारा इक्विटी और लायबिलिटी होती है। अगर मैं बोलूं आज 1 करोड़ का बॉन्ड है और मैं 5 साल बाद उसको 1.5 करोड़ में रिडीम करूंगा, तो वहां तो हमारा कुछ भी इक्विटी आता ही नहीं। इक्विटी कम्स ओनली इन द प्लेस जहां पे हमारी रिडम्पशन और एक्विजिशन सेम प्राइस पे होता है, वहां पे इक्विटी वहां पे आएगा पहली बात। दूसरा, उस जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड हमारी लायबिलिटी, और बाकी पार्ट आता है इक्विटी। तो इक्विटी वाला पार्ट अलग होता है। जो लायबिलिटी होती है जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, उस पे तो हर साल हम इंटरेस्ट चार्ज करते ही हैं, और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता ही है। जाता है ना उसमें। यस यस मतलब सर जो इक्विटी एलिमेंट आता है, जो प्रेजेंट हम्म, वैल्यू प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट, वही उन दोनों का ही बस ट्रीटमेंट होगा ना। जो इक्विटी एलिमेंट बच जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वो तो हमारे इक्विटी में ऐड हो जाएगा, अदर बस कंपोनेंट्स इक्विटी। ऑफ इक्विटी में। यस यस ओके सर। ठीक है गाइस, सो आई थिंक काफी लंबी क्लास हमारी हो गई है, एंड आई बिलीव सारे स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट थे और इंटरप्रिटेशन का जो बेसिकली हमारा पार्ट था, वो काफी हद तक क्लियर हो गया है। तो ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीक सैटरडे मिलते हैं, जहाँ पे हम एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए जो मैंने टारगेट्स दिए, प्लीज इन टारगेट्स को कोशिश करो जल्दी से जल्दी अचीव करने की, रिवीजन में जाने की। डोंट गो फॉर मेरे सर। सेक्शन सी के क्वेश्चन। ये ऋतिका, सर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का रेवेन्यू प्रॉफिट उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? कुछ नहीं, अलग से शो करते हैं उसका। उसको अलग से शो करते हैं, एंड उसका प्रॉफिट का? अलग से शो करते हैं ना। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो हम देखो, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं नॉर्मल, दैट इज फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। यस जो ऑपरेशन हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जो भी पैसे हमने कमाए उसकी अलग कैलकुलेशन होती है।
और यस अलग यस, कैलकुलेशन उसकी करने के पीएनएल बाद, अलग बनती है। हाँ पीएनएल हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसका, फिर उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम कंटिन्यूइंग में ऐड कर देते हैं बाय एडिंग अ लाइन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ओके तो हम अपनी फिगर्स में उसको मर्ज नहीं करते, कंटिन्यूइंग वाली में अलग से शो कर देते हैं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से इतने पैसे कमाए। ओके। चलो गाइस, सो आई सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम 5:30, मोस्ट लाइकली 5:30 क्लास हम करेंगे। एंड तब तक एग्जामिनर रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। तब तक जो टारगेट्स हैं प्लीज उन टारगेट्स को कोशिश करो अचीव करने की। चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, गुड थैंक यू। नाइट सर। गुड नाइट।